ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. सोएम रेफर्स टू, सोएम काफ़ी बार आता है. अब 30 सेकेंड मैं इसको दे रहा हूँ, आप अटेम्प्ट करो, तब तक मैं स्वयं के बारे में कुछ बात बता दूँ. एस्टैब्लिश इन 27, और ये एक मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. यहाँ पे आप एक पोर्टल है, आप लर्न कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो. बहुत सारे कोर्सेज है इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, राइट. तो कोर्सेज प्रोवाइड करे गवर्नमेंट के द्वारा, एंड द टीचर्स, द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर ऑफ द टॉप professors of from the country, right. So the whole purpose is to make sure that every student who, let's suppose, did not enroll into their UG masters, so and if they want to learn something new, or if they are enrolled into some program, they want to learn some certificate course, so they can do that through SOAM app. And let's suppose if you want to get the certificate, आपको certification चाहिए, then you have to give an examination for it, and if you crack the examination you will get a certificate related to it. तो स्वयं की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड. स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड. देखो एक यहाँ पे एक यंग एस्पायरिंग माइंड है और यूथ अवेयरनेस मॉडल है. तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपने आगे याद कर लिया स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, आपको फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड भी याद करना ज़रूरी है. अगर आप मिस आउट कर दोगे तो चांसेस है कि आप पीछे की वजह से, बैकवर्ड उसकी फुल फॉर्म की वजह से आप याद ना कर पाओ. तो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स एड्रेस द एकेडमिक टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम. अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो एक रिपोर्ट थी जो एड्रेस करती थी एकेडमिक टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम. जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में प्रॉब्लम थी उसके बारे में एड्रेस करती थी. 30 सेकेंड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल. कौन सी ये रिपोर्ट थी? और अगर आप थोड़ा बहुत इफ यू गो थ्रू द ऑप्शंस यू कैन पिक द राइट वन एज वेल. काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है. मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कौन सी रिपोर्ट इनमें से जो एड्रेस करती है एकेडमिक टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम. ठीक है, राइट. सो योर टाइम इज अप. तो रिपोर्ट्स ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन. देखो हम यहाँ पे वर्ड पे फोकस करो स्टैंडर्ड्स, क्यों हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था उसका स्टैंडर्ड जो है पहले बहुत प्रॉब्लमेटिक था. अगर हमारे जो एग्जामिनेशन और एकेडमिक प्रॉब्लम्स की हम बात करें, बहुत ज़्यादा फॉल्टी प्रोसेस था. उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए एक रिपोर्ट आई थी 1962 में, आई थिंक ये कमेटी स्टार्ट करी थी, और ये 1965 तक इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स है ऑफ एजुकेशनल सिस्टम दैट नीड रिफॉर्म्स, और हमारे एकेडमिक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो है एग्जामिनेशन सिस्टम को, इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे. ड्यूरिंग विच ईयर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस टू द यूनिवर्सिटीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. ठीक है, during which year the present system of affiliation of colleges to the universities was introduced in India. चार ऑप्शन है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस का क्या होता है. लेट सपोज एक यूनिवर्सिटी है कम करके YMCA, एक एग्जांपल लेते हो एक यूनिवर्सिटी का, राइट. तो इससे एफिलिएटेड जो YMCA का सिलेबस है, जो वो कोर्स स्ट्रक्चर है, वो वही एक पर्टिकुलर कॉलेज, लेट्स सपोज इस कॉलेज का नाम है SD कॉलेज. तो ये क्या है, ये कॉलेज एफिलिएटेड है बाय YMCA यूनिवर्सिटी. ठीक है, जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो YMCA प्रोवाइड करता है, जो एग्जामिनेशन है वो भी जो सेम चीज़ है, सेम पैटर्न चल रहा है, बट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडी. तो ये एफिलिएटेड है, जो फॉलो करा जाएगा, जो स्ट्रक्चर है वो इसी यूनिवर्सिटी का फॉलो करा जाएगा, राइट. तो ग्रेडिंग जो पास करी जाएंगे, दो दे कैन सेट अप देयर ओन फीस स्ट्रक्चर, infrastructure will be different, but the course, the curriculum that has to be followed through the instructions given by the YMCA यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो ये एक एफिलिएशन सिस्टम जो था कॉलेजेस का, ये यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 1857. ठीक है, काफ़ी पहले की बात है. 1857 में एफिलिएशन ऑफ कॉलेज का सिस्टम स्टार्ट हुआ था टू द यूनिवर्सिटीज. ओके, moving on to the next question, question number 14. Modern universities were established in India in 1857
एट कौन कौन सी प्लेसेस पे आपका मॉडर्न यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ था? 30 सेकेंड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। आपको ये बताना है कि मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंडिया में जो एस्टैब्लिश हुई थी 1857 में, कहाँ पे हुई थी, कौन सी प्राइम लोकेशन थी। अगर आप हिस्टोरिक लाइक लेट्स सपोज इफ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री बैकग्राउंड, अब हिस्टोरिकली देखो कुछ 3 मेन प्लेसेस थी जो टाइम आउट इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, तो वहीं पे ज़्यादा चांसेस है कि मॉडर्न यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हो। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी 3 जगह होंगी जहाँ पे मॉडर्न यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई, ठीक है, राइट। सो योर टाइम इज अप। अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर 2, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे वर द प्लेसेस वेयर मॉडर्न यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश। और मैं इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम। तो हमारे जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो देखे हमने, जो वुड डिस्पैच था, ये सारे इन्हीं के टाइम पे आए थे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, फॉर हमारे जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो इन्हीं के टाइम पे इन्होंने मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ को एस्टैब्लिश करा, इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, राइट, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है। और एक्चुअली में ब्रिटिश जो रूल था उनका पर्पस ये था कहने का कि एजुकेशन comes under their choice, their preference and they have to serve it out, right, कि ये काम उन्हें ज़रूरी है कराना इंडिया के लोगों के लिए, बिकॉज दे वर द रूलिंग, दे वर रूलिंग इंडियंस, तो उनके लिए दे हैव टू डू इट, बिकॉज ये इनकी एक तरीके से ड्यूटी बनती है। तो अगर हम देखें तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा काम हुआ था मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए, या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा एम्फोसाइज करा था। और इन्होंने एक और चीज़ करी थी कि इंग्लिश एजुकेशन को भी बहुत एम्फोसाइज करा था। वाई? बिकॉज दे यूज टू टॉक इन इंग्लिश बिकॉज दे वर ब्रिटिशर्स एंड they really want to create laborers who can speak in English, who can do work behalf on them on their behalf. तो basically इन्हें English education population create करनी थी, right? तो that was being done in that period or in that era, ठीक है। फिर हम उनके बारे में कह सकते हैं। और कहाँ का, कैलकाटा की हम बात करें तो दिस यूज टू बी कैपिटल बिफोर दिल्ली। 1912 में जब हमारा दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया था एज कैपिटल, तो कैलकाटा उससे पहले था। मद्रास हैज़ बीन हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड बॉम्बे एज वेल। तो इन 3 जगह का काफ़ी इंपॉर्टेंस है जहाँ पे मॉडर्न यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हुई थी, राइट। अब आई थिंक 1892 में पंजाब में हुई थी मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुट द फॉलोइंग इन करेंट सीक्वेंस इन द लाइट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है। इवैल्यूएशन सिस्टम में आप कौन सा सीक्वेंस फॉलो करोगे? पहला क्या है? देखो पहला नहीं है, बट मैं ऑप्शन ए बताता हूँ। डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, बी है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, सी है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया, डी है फॉर्मुलेशन ऑफ जजमेंट्स एंड टेकिंग ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यू हैव टू पिक द राइट वन। कैसे? आप बताना है कि पुट द फॉलोइंग इन करेंट सीक्वेंस इन द लाइट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, एंड आई विल गिव यू 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। आप सोचो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एंड देन देखो कभी कभार क्या होता है ना, इफ यू लेट सपोज इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट सम टॉपिक, तो हमें ना, इफ यू आर डूइंग वेल इन योर लैंग्वेज, अगर आपकी लैंग्वेज पे पकड़ है, तो हम देखें तो कहाँ से शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करें एक सीक्वेंस की बात करें, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा उसके अकॉर्डिंग यू कैन इवन गेस अ गुड चॉइस। तो आपका गेस भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो योर टाइम इज अप। देखो सबसे पहले बात, अगर आपको इवैल्यूएशन सिस्टम करनी है, सबसे पहले आपको तो ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे और क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मेजरमेंट्स, कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करोगे। पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करना है, आप डेवलपमेंट क्या करोगे, यूज कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का करोगे, तो वो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे, देन यू विल
रिसीव सम डेटा आउट ऑफ इट, आपको कुछ डेटा रिसीव करा जाएगा, आप डेटा मिलेगा आपके पास, आप उसको गो थ्रू करोगे, तो उसको क्या आप इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करोगे। लास्टली क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ जजमेंट एंड टेकिंग ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन। आपके पास डेटा आ गया, डेटा का करोगे क्या, डेटा से आप एक जजमेंट बनाओगे। जब भी आपके पास डेटा आएगा, डेटा को एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे और फाइनली एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया, फिर उसके बाद डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, लास्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ जजमेंट एंड टेकिंग ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन। सो CABD हमारा करेक्ट सीक्वेंस है इन द लाइट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। Which of the following were important aspects of 9th year plan 1997 to 2002 pertaining to higher education in India? ठीक है, आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड सिस्टम एफिशिएंसी। ठीक है, कॉन्फरिंग autonomous status by UGC on selected colleges, encouraging research in higher education, vocationalization of higher education, improvement of quality and relevance of technical education। देखो सारे अगर मैं पॉइंट से गो थ्रू करूँ तो सारे ही रेलेवेंट लग रहे हैं, मतलब ऐसा लग सकता है कि दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। लेट्स सपोज आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लगेंगे सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। 9th 5 ईयर प्लान के पहले हम 5 ईयर प्लान्स को फॉलो अप करते थे प्लानिंग कमीशन के द्वारा, अब नीति आयोग आ गया है, सो अब ये फॉलो अप नहीं करा जाता। प्लानिंग कमीशन पहले 5 ईयर्स प्लान लेके आती थी। ठीक है, अब 5 ऑप्शन दे रखे, 30 सेकेंड्स फॉर यू टू पिक द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए BCDE, ऑप्शन 2 ABDE, ऑप्शन C A and E only, ऑप्शन 4 C and D only। ठीक है, राइट। 30 सेकेंड फॉर यू टू पिक द राइट आंसर। क्या है आपके अकॉर्डिंग कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे 9th 5 ईयर प्लान के, एंड दैट टू पर्टेनिंग टू हायर एजुकेशन इंडिया, बिकॉज काफ़ी सारे 5 ईयर्स प्लान्स में देयर वर मल्टीपल टॉपिक्स यूज टू बी टेकन कि हमारी नेक्स्ट 5 ईयर में क्या अप्रोच रहेगी। ओके, अगर सो कि टाइम इज अप, चलो मैं बताता हूँ कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे 9th 5 ईयर प्लान के। पहला था इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड सिस्टम एफिशिएंसी, दिस वाज देयर। कॉन्फरिंग एटोनोमस स्टेटस बाय यूजीसी ऑन सिलेक्टेड कॉलेजेस। अब काफ़ी सारे कॉलेजेस दे वर एफिलिएटेड अंडर यूनिवर्सिटीज, बट थिंग इज कि लेट सपोज अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो व्हाट यूजुअली हैपन, देयर आर सम टॉप कॉलेजेस। लेट सपोज टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी कंप्राइजेस ऑफ टॉप कॉलेजेस एंड देयर आर सम अंडर और बिलो टॉप कॉलेजेस। ठीक है, मीडियोकर कॉलेजेस भी बोल सकते हैं इनको। अब बिकॉज दीज टॉप कॉलेजेस एंड द बिलो टॉप कॉलेजेस दे वर एक्चुअली ultimately getting the same question paper, everything was same, the curriculum was same, the top colleges used to think that we are not able to achieve our potential, right? We are not able to get what we can because our institution gets the best students, even then we are not able to achieve our potential। तो इसकी वजह से the top colleges were demanding autonomous status that they can run on their own, they are not anymore affiliated from a university। तो कोई उन्हें यूनिवर्सिटी का टैग की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से रन करना चाहते थे, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फरिंग एटोनोमस स्टेटस। तो ये भी था। एनकरेजिंग रिसर्च इन हायर एजुकेशन, ये नहीं था। वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, राइट, दिस वाज आल्सो देयर। एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, सो A, B, D and E only। Encouraging research in higher education, this was the point that was like one of the important aspect। इस पे टचअप नहीं करा गया था, बाकी चारों पे करा गया था। और इस क्वेश्चन का इफ़ यू नो देन यू नो, इफ़ यू डोंट देन यू डोंट, बिकॉज ये चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है एंड देन इवन देन यू विल बी लाइक कि ये क्यों नहीं हुआ, राइट? तो उस टाइम की गवर्नमेंट डिडंट मच emphasize on that fact। okay, moving on to question number 17, which among the following is not related to the ranking of world university। आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से कौन कौन सी जो है ये हमारी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग्स आती हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की, उनमें से इन चारों में से कौन सी है जो अनरिलेटेड है, जो उससे रिलेटेड नहीं है। 30 सेकेंड फॉर यू टू पिक द राइट चॉइस, द राइट आंसर।
फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रिलेटेड नहीं है वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज से, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, ओके। थोड़ा गेस भी करोगे तब भी पिक कर सकते हो, काफ़ी रैंकिंग्स तो आपने सुनी ही होंगी कि किस में है, किस में लैंड अप करती हैं, ओके राइट। तो अब मैं बात करता हूँ कि इनमें से कौन सी रिलेटेड नहीं है। तो मैड्रिड रैंकिंग कोई ऐसी कोई रैंकिंग नहीं है फॉर यूनिवर्सिटी। मैड्रिड में देयर आर मल्टीपल टूर्नामेंट्स, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, बट उनमें कोई रैंकिंग नहीं है कोई यूनिवर्सिटी में। द टाइम हायर इंस्टीट्यूशन रैंकिंग होती है, ओके ये हर साल पब्लिश करी जाती है ग्लोबली। ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करी जाती है। क्यूएस रैंकिंग भी बहुत फेमस है, क्यूएस साइमंड्स जो है हमारे, इनकी जो रैंकिंग है दैट इज़ वेरी पॉपुलर ग्लोबली। और शंघाई रैंकिंग, बिकॉज ये कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो एक इंस्टीट्यूशन है वो एक कम आउट करता है अपनी रैंकिंग के साथ। तो ये हमारे तीन जो है टाइम हायर यूनिवर्सिटी रैंकिंग और क्यूएस साइमंड्स रैंकिंग एंड शंघाई रैंकिंग, ये तीनों एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। मैड्रिड रैंकिंग कोई रैंकिंग नहीं है, कोई रैंकिंग है कोई पैरामीट्रिक नहीं है, ये कोई लेजिट चीज़ नहीं है, ओके। तो ये तीनों हैं हमारी, और ये मैड्रिड रैंकिंग कोई अनरिलेटेड है। अब मेरे को आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछना है। अभी की जो लेटेस्ट हमारी क्यूएस रैंकिंग आई है उसमें टॉप 500 में कितनी कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। आपको बतानी टॉप 500 में कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं इन द कमेंट सेक्शन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सेक्टोरियल स्केल काउंसिल विल बी इंक्यूबेटेड, मतलब सेक्टोरियल स्केल काउंसिल किसके अंडर आएगा? नीति आयोग, इंडियन स्टैंडर्ड काउंसिल, यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। 30 सेकेंड फॉर यू टू पिक द राइट चॉइस ऑफ दिस आंसर, जो आपके अकॉर्डिंग लगता है। सेक्टोरियल स्किल्स के बारे में बात कर रहा है, स्किल काउंसिल्स की। लाइक हमारी गवर्नमेंट हैव बीन ट्राइंग for a while now that majority of our workforce should learn skills so that they are not unemployed, that they are getting some basic work, basic job. As you know, there are multiple, like there are abundance of people who have got degrees but the skill set is missing. तो तभी हमने इन skill set learn करने पे काफ़ी emphasize करा है, ओके। सो अब पे बात करते हैं इसका राइट आंसर की। सेक्टोरियल स्किल विल बी इंक्यूबेटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, जिससे पीएम कुशल योजना, जैसे अब प्रधानमंत्री की कुशल योजना, जिसमें हमें स्किल्स जो है सिखानी है लोगों को और दे एंड अप गेटिंग सब वर्क, खुद से भी अपना काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो दैट इज द मेन पर्पस, ओके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहला स्टेटमेंट क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज नेसेसरी। स्टेटमेंट 2 क्या है? द राधा कृष्णन कमीशन ड्यूरेशन ऑफ पास ग्रेजुएट फॉर 2 years एंड ऑनर्स ग्रेजुएट फॉर 3 years। तो राधा कमीशन के एक रिकमेंडेशन था कि ड्यूरेशन ऑफ पास ग्रेजुएट फॉर 2 years and for honors graduate for 3 years. Statement 1 क्या है? To improve the quality of university education, improvement of secondary education is necessary। तो दो आपको राधा कृष्णन कमीशन की कह सकते हैं आउटकम्स या उनकी फाइंडिंग्स है, आपको ये बतानी है कि दोनों में से दोनों स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट सही है, 1 is right 2 is wrong, 2 is right 1 is wrong and both are false, ठीक है। इनमें से यू हैव टू पिक द राइट ऑप्शन एंड आई विल गिव यू 30 सेकेंड फॉर दिस वन, ठीक है। 30 सेकेंड कि आपको ये बताना है कि इम्प्रूव करनी है अगर आपको क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज नेसेसरी। क्या राधा कृष्णन कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अगर उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि ड्यूरेशन ऑफ पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 2 साल की और ऑनर्स ग्रेजुएट की होनी चाहिए 3 साल की, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर हम बात करें टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन इज नेसेसरी, ठीक है। दो स्टेटमेंट, 30 सेकेंड्स टाइम अप हो चुका है।
राइट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट राधाकृष्णन कमीशन में ही दी गई थी। उन्होंने यही बोला था कि आपके जो पास कोर्सेज है वो 2 साल के लिए होनी चाहिए और आप 3 साल के लिए ग्रेजुएशन जो होती है वो आपकी ऑनर्स कोर्सेज की हो। और अगर आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, आपको इंप्रूवमेंट करनी है सेकेंडरी एजुकेशन में नेसेसरी, तो दोनों स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Now let's move on to the last question of the day, and if you have been with me till now, right, so if you're liking the content, do leave a like and subscribe to the channel as well, because if you have been staying here till now, I hope you did, because देखो एग्जामिनेशन इज अ जर्नी, यू नीड टू प्रेप वेल। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस करना है, वहाँ पे भी बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक ले सकते हो 10 मिनट के बाद आपने स्क्रीन छोड़ दी, नहीं, आपको 3 घंटे बैठना है, पेपर देना है with the best focus, you know your, लेट सपोज मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं। आपके मॉक टेस्ट में इफ़ यू आर नॉट दैट फोकस्ड, आप 70% हो, 60% हो, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रिकेटर्स की, जब वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, so if you are there practicing in net, if 60-70%, if they are getting 80% जो प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट में, और उनका फोकस थोड़ा बहुत हिला हुआ है, पर जब हम बात करते हैं एक एक्चुअल कॉम्पिटिटिव मैच की, देयर फोकस शुड बी 100%। तब वहाँ पे अगर हम वहाँ पे हम लीनियंसी का स्कोप नहीं रखते, यू हैव टू बी 100% इन योर परफॉर्मेंस, एंड दैट इज द सेम थिंग दैट विल हैपन विद यू when you land up in your examination room. You have to assure and you have to make sure of this, that next 3 hours I have to glued to the screen, मेरे को स्क्रीन देखने रहना है, मुझे अपना 100% फोकस देना है, ना कि टायर्ड हो जाना है, थक जाना है। इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर गेटिंग टायर्ड, देन यू डिडंट प्रैक्टिस इनफ एंड यू डिडंट प्रैक्टिस वेल। तो फोकस करना है। तो इसी जैसे हम उसी का एग्जांपल लेंगे, जब तक आप सिटिंग्स में नहीं वीडियोस देखोगे, आप बैठ के वीडियोस नहीं देखोगे, तो आपकी लर्निंग भी नहीं होगी उतनी अच्छी, राइट। दिस इज अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस इन ऑर्डर टू लर्न, इन ऑर्डर टू अर्न समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू राइट नाउ, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज अ स्कीम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू इन एजुकेशन। अंडर दिस स्कीम विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट के बारे में बताना है। अमंग द फॉलोइंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन कॉम्पोनेंट, ठीक है। 4 ऑप्शन है, अगर लेट सपोज आपको ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 नहीं पढ़े जा रहे तो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, टू एस्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर इन स्कूल, टू एनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज, टू, थर्ड है टू सेंसिटाइज द सिटीजन सो दैट नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स आर रियलाइज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्म के बाद क्या है, नॉर्म एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स आर रियलाइज, ठीक है। सेंसिटाइव करना है सिटीजन्स को, टू डेवलप इंटरैक्शन बिटवीन सोसाइटी, अगर आपको उसके आगे का नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू डेवलप इंटरैक्शन बिटवीन सोसाइटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी के बीच में डेवलप करना है आपके। ये सारी स्कीम में से कौन सा इनकरेक्ट है यूजीसी की ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन कंपोनेंट में से, कौन सा गलत है, यू हैव टू टेल मी, राइट। सो 30 सेकेंड फॉर दिस एज वेल, और आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं अब। क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्शन नंबर 3, अगर इन केस अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो टू सेंसिटाइज द सिटीजन सो दैट नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स आर रियलाइज, टू डेवलप इंटरैक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ओके। तो आपको ये बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन है। अगर आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का स्कीम पढ़ी है, आपने ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन कंपोनेंट्स, देन यू कैन इजीली पिक द राइट चॉइस, ठीक है। 30 सेकेंड, योर टाइम इज अप। अगर मैं बात करूं, देखो, टू एनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज, दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, टू सेंसिटाइज द सिटीजन सो दैट नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स आर रियलाइज, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप बिटवीन इंटरैक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव, टू एस्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर इन स्कूल, नहीं, ये यूजीसी का नहीं है एरिया। वैसे भी जो स्कूल रिलेटेड होता है यूजीसी जनरली डजंट इंटरफेयर, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए था कि वेलनेस सेंटर स्कूल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिकॉज हमसे पूछा ही इनकरेक्ट था, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? टू एस्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर इन स्कूल, ये हमारा एक इनकरेक्ट है अमंग द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन कॉम्पोनेंट, ठीक है, राइट. सो वन मोर मेजर अनाउंसमेंट, इफ यू हैव बीन हियर एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज लर्नर्स जिन्होंने बिल्कुल अपनी अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करी है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, here is one of the basic thing what you can do, right? अगर आपकी प्रिपरेशन जर्नी में नए हो, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन जर्नी के आपको पता ही नहीं हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना है, तो यूजीसी नेट एसेंशियल है जो आप क्लेम कर सकते हो अब योर ई बुक, ठीक है. आपको क्या करना है, यूनिट 10 हायर एजुकेशन पे आप क्लेम कर सकते हो बाय व्हाट्सएपिंग ऑन दिस नंबर 9873907660 पे आपको टेक्स्ट करना है और आपको यूनिट 10 हायर एजुकेशन के जो नोट्स हैं, आपको ई बुक है वो मिल सकती है. जैसे मैंने कहा था, ई रिसोर्सेज आर वेरी हेल्पफुल, ई रिसोर्सेज काफ़ी यूजफुल है एंड दिस इज़ फॉर फ्री, राइट. तो आप क्लेम कर सकते हो फॉर फ्री में, नो चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, नथिंग, राइट. सो ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली लीव अ व्हाट्सएप 9873907600 पे. ये आपकी ई रिसोर्सेज है, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं. एंड एज आई सेड, अगर वो लर्न करना है फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग इज देयर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर आल्सो देयर. आपकी लर्निंग चेक करने के लिए कितनी हुई है नहीं हुई है, सब आप टेस्ट आउट कर सकते हो आपकी यूनिट 10 फॉर हायर एजुकेशन. एंड दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, सो दैट यू कैन कैपिटलाइज ऑन इट. आप फटाफट अपने दोस्तों को और अपने आप को भी इसको यूज करना है, इस ऑफर को, ठीक है. नाउ थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर. अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू. एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, डू लीव अ लाइक और आप सब्सक्राइब करना मत भूलना टू द चैनल, टू द टैलेंट बेस्ड यूट्यूब चैनल, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, राइट. जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको आप भी ये शेयर कर सकते हो, राइट. एंड वन मोर अनदर मेजर अनाउंसमेंट दैट यू कैन डाउनलोड द टैलेंट ब्लेजर ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. द लिंक फॉर द सेम विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आपको गूगल प्ले स्टोर से टैलेंट ब्लेजर की ऐप डाउनलोड करनी है, जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब क्या फ़ायदा है इस ऐप का डाउनलोड करने के लिए? अगर आपको मॉक टेस्ट देना है, इफ़ यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ आउट, यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. यहाँ पे सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी एक्सेस मिल जाएगा. सो दिस ऐप इज़ ऑल्सो फ्री. सो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट को एक बार टेस्ट आउट करो और डाउनलोड करो. लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट, कि आपको कमेंट बॉक्स में आपका अपना स्कोर मेंशन करना है कि आउट ऑफ 20 आपके 16 सही हुए हैं, 18 सही हुए हैं, या फिर 20 आउट ऑफ 20 हुए हैं, या फिर 10 आउट ऑफ 20 हुए हैं. जो भी आपका स्कोर है, बी ऑनेस्ट, so that you can get a head start in your preparation journey. अगर आपका score is lying less in let's suppose 14 out of 20 आ रहा है, then you have to definitely check out the ebook. अगर if you are getting 16, you have to go through the talent blazer app, थोड़ा और प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट को, इस 16 को 20 तक पहुंचाओ. अगर आप 20 out of 20, then attempt more mock test as well, try out in difficult situation, ठीक है. So thank you all for joining, right. We'll meet you in the next class.